तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं एक्वेटिक बायोम्स के बारे में। जो एक्वेटिक बायोम है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं और रहते हैं। कौन से एनवायरनमेंट के अंदर, कौन से इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट और शेल्टर के लिए। मुझे एक बात बताओ ज़रा, जैसे हम जो अलग अलग रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसका फ़ायदा उसके साथ रहकर एक स्पीशीज़ को होता है, फिर वो कॉलोनी बनाकर रहता है। कभी कभार वो प्यार जो होता है वो वन साइडेड ही होता है, सामने वाले से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आप ही दिए जा रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट। ऐसे हमने बहुत तरीके के रिलेशनशिप करे थे। ये वाला फिनोमेना क्या पानी में एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो इसका एक एग्जांपल दो ज़रा मुझे फटाफट। करता है। याद है वो कोरल्स के साथ उनकी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उन हरामखोरों को जब ज़रूरत नहीं होती और इनका एटीट्यूड बढ़ जाता है। और याद है कोरल भाई हद से ज़्यादा नौटंकीबाज यार, हद से ज़्यादा। मतलब प्यार नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो इतना भी ज़्यादा चेप मत हो। और फिर हाँ, और फिर वो कैसे पड़े रहते हैं? तलाकशुदा की तरह। कौन रहेगा ऐसे लोगों के साथ? तो वो रिलेशनशिप वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं सच में। तो पढ़ाया था ना मैंने, याद है ना ये चीज़ आपको? अभी रिसेंटली खत्म करा हमने PMFI से वो चैप्टर। ये देखो, थप्पड़ मारो अपने। कह रहा कौन सा चैप्टर है? अच्छा, हाँ आई थिंक आप वैष्णो देवी गए थे उस टाइम पर। तो लाइक टेरेस्ट्रियल बायोम, एक्वेटिक बायोम्स जो होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीरीज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। कैसे? अगर मुझे मरीन एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ पर देखो, चलो उसको मैं पूरा बना देता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी कोस्ट लाइन, और इधर से पानी शुरू। मैं कोस्ट लाइन को थोड़ा सा मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। ये क्या बना? ये क्या है? जल्दी बोलो अब। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या चीज़ ग्रो हो सकती है? नाम बताओ ज़रा उसका मुझे। सी ग्रास। चलो सी ग्रास बोल दिया आपने तो ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं। और इतने सारे नाम मत बोलो, इतनी सारी जगह नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि इतने सारे नाम मत बोलो, इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। एक हम बना देते हैं कोरल्स। कोरल्स को मैं कलरफुल अगर मैं बना रहा हूँ तो ये इससे क्या हिंट मिल रहा है आपको? अभी तक ब्लीचिंग नहीं हुई, हेल्दी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर बिल्कुल, अभी मैं क्या आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ एक्वेटिक बायोम, और मैंने पानी के अंदर ये कुछ जीव जंतु बनाए हैं। अभी मैंने सिर्फ फ्लोरा ही बनाया है, चलो ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर सरवाइव क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर किस चीज़ की पेनिट्रेशन है? सनलाइट की। याद आया? अब समझ जाओ, ये जो सनलाइट है, ये चीज़ क्या है? कौन सा फैक्टर हुआ ये? नहीं नहीं, ये कौन सा फैक्टर हुआ ये? एड बायोटिक फैक्टर। अब समझ गए वो क्यों कह रहा था? अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो। टेरेस्ट्रियल बायोम की तरह एक्वेटिक बायोम्स जो हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीरीज ऑफ एबायोटिक फैक्टर। और सबसे बड़ा कौन सा एबायोटिक फैक्टर? सूरज अगर रोशनी प्रदान करेगा, और अगर वो पानी का इलाका ज़्यादा नीचे नहीं है, जो सतह है वो ठीक है थोड़ी सी डूबी हुई है पानी के नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन सरफेस है फिर भी वहाँ पर, और हम उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
और उसके ऊपर क्या मिलेगा? फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, सी ग्रासेस एंड कोरल्स, ठीक है, या कोरल रीफ्स। और ये जो चीज़ें होंगी ये क्या जाकर मतलब जो है वो बनाएंगी, ये ग्रोथ को एनरिच करेंगी मरीन एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारे पास फ्रेश वाटर बायोम भी होता है और मरीन बायोम भी होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मरीन एनवायरनमेंट के अंदर? हाँ, मरीन एनवायरनमेंट के अंदर पानी कैसा होता है? सेलिन होता है। तो फ्रेश वाटर बायोम, इट कंप्राइजेस लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। कोई दिक्कत इन सारी टर्म्स में? डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ रखा है हमने। तो लेक का पानी कैसा होता है? लेक का पानी कैसा होता है? स्टिल होता है, मूविंग होता है, कैसा होता है? स्टिल। लेक कैसे बन जाती है? एक रिवर कहीं से गुजर रही थी, कट आउट हो गई। जरूरी नहीं कि सारी लेक ऑक्सबो ही मिले, क्योंकि ऑक्सबो तो आधा चंदा मामा होता है ना? वो कट ऑफ होकर कैसी भी बन सकती है। अच्छा, पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड और लेक में क्या डिफरेंस होता है? एक गड्ढा होता है, कुछ भी हो सकता है यार, वो आपकी गली के अंदर पानी भर जाए यार, कहीं पर भी यार, वो पॉन्ड है। याद है तारे ज़मीन पर मूवी में वो मछलियां लाता, वो बॉटल में भर के, स्कूल की बॉटल में, छोटे से गड्ढे से। पहला सीन है उसका, वो भी एक पॉन्ड है। देखा है तारे ज़मीन पर मूवी? देखी है बेटा? पढ़ लो, तुम्हारी हालत भी मैं दर्शील जैसी कर दूंगा। रिवर्स, रिवर्स क्या होती है? रिवर्स क्या? फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, रिवर शुरू में क्या रिवर होती है? नहीं। रिवर, रिवर कब बनती है बाय डेफिनेशन? सबसे पहले क्या निकलता है? स्ट्रीम। उसको फिर कौन ज्वाइन करता है? रास्ते में कौन मिलता है? हाँ, उसका जो साथ देने वाली, जो एक, अगर एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम के साथ मिल जाए तो वो क्या होगी? रिवर की जर्नी में उसके आगे उसके हमसफर कौन? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी एक मिली, स्ट्रीम आगे भी जा रही है, मर्ज होकर क्या मिल गए, क्या बन गए? रिवर। और रिवर जब एंड में जाती है, उसकी जो जर्नी खत्म होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? रिवर माउथ। क्या बनाता है वो वहां पर जाकर? फैन शेप, एलुवियल फैन स्ट्रक्चर, डेल्टा। और अल्टीमेटली इट मर्जेस विथ सी, है ना? एंड दैट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द रिवर। तो जितनी वो अपने साथ ये जो ट्रिब्यूटरीज को जोड़े जोड़े चला आ रहा था, उसके बाद एंड में जाकर क्या करते थे उनको, कि अब सब अपना अपना देखो, और वो ट्रिब्यूटरीज क्या बन जाती है रिवर के एंड की जर्नी में? डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और वेटलैंड क्या होता है? ये सारे के सारे वेटलैंड है क्या, जितने भी अभी तक मैंने नाम लिए सब चीज़ों के? ये सब वेटलैंड है। पानी का हार्ड सोर्स वेटलैंड है, बिल्कुल है। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं वेटलैंड, या फिर कम होती है बायोडाइवर्सिटी? रिच। तो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर फ्लो, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इंसान जो है वो फ्रेश वाटर बायोम्स के ऊपर रिलाई करते हैं पानी पीने के लिए, क्रॉप इरिगेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए। क्रॉप इरिगेशन की मुझे एक बात बताओ ज़रा, क्या सेलिन वाटर से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता क्या? नहीं हो पाता। घर के पौधों में कभी रोज़ एक मग्गे में 2 चम्मच नमक मिलाकर कभी डाल के देखो, करना मत ऐसा वैसे, तो वो पौधा मर जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। नमक वाला खारा पानी अगर आप डालोगे ना तो मर जाएगा। तभी तो हम लोग बहुत साफ़ और स्वच्छ पानी जो है वो डालते हैं पेड़ों के ऊपर, गंदा पानी नहीं डालते हैं। अभी वॉशिंग मशीन का जो पानी बच गया, कभी देखा मम्मी को कि साबुन वाला पानी डाल रही है पेड़ों के अंदर? तो वाटर लिली, लोटस, duckweeds, they are the common plants found here. Water lily is lotus,
डग फीड, ठीक है, प्यारी लग रही है पत्तियाँ इसकी, छोटी छोटी एकदम। ये तो हो गया फ्लोरा। फौना की बात करते हैं। ट्राउट, फिश, सैल्मन, अगेन फिश। काफ़ी कॉस्टली होता है इसका जो मीट होता है ना। टोटल्स क्रोकोडाइल्स तो आप जानते ही हो, दे आर द एनिमल्स विच आर फाउंड हियर। मरीन बायोम्स, दे आर द लार्जेस्ट एक्वेटिक बायोम्स ऑन अर्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी वर्ड मरीन आए, मैंने आपको वेटलैंड वाले चैप्टर के अंदर PMFIS में क्या समझाया था, हमेशा समझाना पानी कैसा है, खारा, सॉल्टी, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है दे आर कॉन्टिन्यूस बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर, कीवर्ड यही है। एंड दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स फॉर मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट कैसे, यानी कि रहने की जगह दे रहा है, और यहाँ पर बड़ी सारी स्पीशीज जो है वो पनप रही हैं। एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, और एक सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। और क्या कुछ मरीन प्लांट्स सॉल्ट वाटर में भी उग सकते हैं? फ्लोरा हो सकता है सॉल्टी वाटर में, बिल्कुल। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन मिला दो और मुझे एक रीजन बता दो ज़रा इंडिया में कहाँ पर मरीन सलीन वाटर है वहाँ पर, और ये पेड़ भी बहुत अच्छे से उग रहे हैं, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी है। वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ पर कौन से वो पेड़ होते हैं स्पेशल तरीके से, जिगजैग रूट्स होती हैं जिनकी, जिगजैग नहीं मतलब उलझी होती हैं, मैनग्रोव्स, उनकी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैनग्रोव्स क्या वहां पर रहने वाले लोगों के लिए सेक्रेड ग्रूव्स हैं? बिल्कुल है। आप लोग अपने घर या अपनी बालकनी से किसी सेक्रेड ग्रूव का नाम बताना जो ऑलमोस्ट 99% लोगों के घर में होगा, जल्दी बताओ। तुलसी, और या फिर किसी की पूजा हम लोग करने जाते हैं आसपास, और क्या? पीपल और बैनियन, बैनियन यानी कि बरगद का पेड़ है ना। बुद्धा ने एनलाइटनमेंट कौन सी पेड़ के नीचे प्राप्त करी थी? तुलसी के पेड़ के नीचे है मयूर। श्रेया, आम का पेड़ था। नहीं पता बुद्ध ने एनलाइटनमेंट किसके नीचे वो करी थी? पीपल का, ठीक है। तो कोरल रीफ्स, दे आर अ सेकेंड काइंड ऑफ मरीन बायोम्स विद इन द ओशन। एस्चुरीज, कोस्टल वाटर्स जहां पर सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर जब मिक्स होता है, दे फॉर्म अ थर्ड यूनिक मरीन बायोम। तो एज वाटर प्रोवाइड्स मैक्सिमम मोबिलिटी टू मरीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि क्या, मरीन ऑर्गेनिजम्स मूव कर पाते हैं वाटर में ज़्यादा आसानी से। ऐसा क्यों, किसकी मदद से? वाटर में एक एडिशनल चीज़ होती है जो कि आप आगे पुश करवाने में मरीन ऑर्गेनिजम्स को मदद करती है, क्या? करेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसा टेम्परेचर सही रहता है उनके सर्वाइवल के लिए? गर्म नहीं होना चाहिए बस, ठंडा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो बट ऑब्वियसली बात है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तभी तो खतरा उनको है ग्लोबल वार्मिंग से, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं
बड़ी जल्दी और एफिशिएंटली देन द टेरेस्ट्रियल बायोम्स। यहाँ पर न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग इतनी आसानी से क्यों हो जाती है ओशन वाटर्स में, सी वाटर में? अगेन बिकॉज ऑफ करंट्स। तभी तो जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट टकराते हैं, दीज रीजन्स बिकम क्या? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बेस्ट हार्बर्स और पोर्ट्स कहां पर मिलते हैं? जब कोस्टलाइन कैसी हो? इंडेंटेड, जिगजैग, है ना? तो अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स सच एज केल्प, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आल्सो ग्रो इन वाटर। आपको पता ना केल्प एक क्या होता है? जंगल होता है। कौन सा जंगल? कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में? अंडर वाटर। केल्प एक जंगल होता है पानी के नीचे पूरा। क्या उतना ही घना हो सकता है श्रेया ये जितने अगर हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर जंगल देखने को मिले? होने को हो सकता है, बिल्कुल। सबसे सूटेबल कंडीशन यहां पर आपको क्या दिख रही है श्रेया, मयूर? क्यों ये जंगल जो है वो पनप पा रहा है? वेरी गुड, सनलाइट पेनिट्रेशन। ठीक है। एल्गे एंड फाइटोप्लैंक्टन्स दे आल्सो ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक बायोम्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इंसान जो होते हैं वो एक्वेटिक बायोम्स को यूज़ करते हैं फॉर वाटर, फूड एंड लेजर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए। ठीक है। तो कुछ जो थ्रेट्स हैं, जो इश्यूज हैं एक्वेटिक बायोम्स के, दे आर ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड राइज इन सी लेवल। तो यानी कि बायोस्फीयर का टॉपिक हमारा काइंड ऑफ ख़त्म। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। छोटा सा टॉपिक है बायोस्फीयर। आपने अभी तक यानी कि देख लिया, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डीप ओशन ट्रेंचेस टू लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट। लोगों का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर एंड प्राइमरी कॉज ऑफ टुडेज बायोस्फीयर लॉसेस हैबिटेट ऑल्ट्रेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि इनकी जो भी बर्बादी है वो किसकी वजह से है और जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? इंसानों को। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ उसकी बर्बादी का कारण है। पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है, ओवर एक्सप्लोटेशन होता है इसकी वजह से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, इसका बहुत दुष्परिणाम है ऑन बोथ फ्लोरा एंड फौना, एंड दे आर द प्लेस ऑन द अर्थ दैट आर बोथ बायोलॉजिकली रिच एंड डीपली थ्रेटेंड। यानी कि इंपॉर्टेंट भी है लेकिन खतरा भी बहुत ज़्यादा है। इसके बीच में बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी की वजह से आपको पता है कि बड़ी सारी कंट्रीज़ मिलती हैं और वो ट्रीटीज़ वगैरह साइन करती हैं। तो इट इज़ अ मैन्स ड्यूटी टू कंजर्व एंड केयर फॉर द अर्थ एंड मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बायोस्फीयर रिजर्व एक स्पेशल प्रकार का इकोसिस्टम होता है, यह स्पेशलिस्ट एनवायरनमेंट होता है विद फ्लोरा एंड फौना दैट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एंड नर्चरिंग, एंड देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। क्या प्रोटेक्शन स्टेटस इनका काफ़ी हाई होता है? बोलो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए श्रेया में कि प्रोटेक्शन स्टेटस इनका हाई होता है। आप बोलो सर वो डिपेंड करता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, क्योंकि आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ही बड़ा टर्म हो जाता है। उसके अंदर क्या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है? क्या दोनों चीज़ें हो सकती हैं? क्या प्रोटेक्टेड एरिया भी हो सकता है ना? क्या 3 से 4 नेशनल पार्क भी हो सकते हैं? 2 नेशनल पार्क, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हाँ ये श्रेया इरिटेट मत हो, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। ठीक है। याद है जब इरिटेट होने लग जाओ टॉपिक से तो समझ जाओ यूपीएससी आसान है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया बायोस्फीयर।